हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। आई होप आप कोरोना के टाइम में सेफ़ हो गए, घर पे रहें और पढ़ते रहें। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। पिछले लेक्चर्स में हमने डिस्कस कर लिया था बोहर मॉडल भी और बोहर मॉडल की खामियां भी। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, ये जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है ये है सबसे वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल और जो अभी करंट में चल रहा है। ठीक है, सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड जो मॉडल है वो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है। पिछले लेक्चर में जैसे मैंने बताया था, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, डी ब्रोगली वेवलेंथ, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, ये सारी उन्हीं एक्सपेरिमेंट्स का नतीजा है कि क्वांटम मैकेनिकल मॉडल एक्सेप्ट हुआ और आया। ठीक है, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल टेक्स इनटू अकाउंट ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। क्या? ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। जो पिछले लेक्चर में मैंने बताया था, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर क्या होता है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन है या जो भी पार्टिकल है उसके साथ दो नेचर जुड़े हुए होते हैं। एक होता है पार्टिकल नेचर, एक होता है वेव नेचर। ठीक है, उसको अकाउंट में लेते हुए जो मॉडल आया था उसको कहते हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, अब इस मॉडल में क्या बताया गया, ये मॉडल दिया था स्क्रूडिंजर ने, नाम सुना होगा आपने कहीं ना कहीं, 1926 के अंदर। ठीक है, स्क्रूडिंजर ने दिया था ये मॉडल। और ये जो पूरा का पूरा मॉडल है, इस पूरा का पूरा मॉडल किस पे डिपेंड करता है? एक इक्वेशन पे डिपेंड करता है जिसका नाम है स्क्रूडिंजर वेव इक्वेशन। स्क्रूडिंजर वेव इक्वेशन। स्क्रूडिंजर ने क्या किया, एक इक्वेशन दी। जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था आपको कि जो इलेक्ट्रॉन है उसके साथ दो नेचर एसोसिएटेड होते हैं। एक तो पार्टिकल नेचर जिसकी वजह से उसका मास है और वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ऐसे ऐसे इफेक्ट शो करता है। एक होता है वेव नेचर, वेव नेचर जिससे वो डिफ्रैक्शन, ठीक है, ऐसी ऐसी पैटर्न्स, मतलब वेव नेचर शो करता है। ठीक है, तो स्क्रूडिंजर ने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन है जो, उसको 3 डायमेंशन में, जो इलेक्ट्रॉन उसका 3 डायमेंशन में वेव नेचर है। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन के साथ जो वेव नेचर जुड़ा हुआ है वो 3 डायमेंशन में, मतलब जो इलेक्ट्रॉन है उसका जो वेव नेचर है वो 3 डायमेंशन में उसकी वेव प्रोपोगेट कर रही है। ठीक है, तो स्क्रूडिंजर ने एक इक्वेशन दी जो क्या बताती है, जो बताती है वेव मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन 3 डायमेंशन। ठीक है, स्क्रूडिंजर वेव इक्वेशन क्या कहती है, क्या है स्क्रूडिंजर वेव इक्वेशन? डेल स्क्वेयर साई डेल एक्स स्क्वेयर डेल स्क्वेयर साई डेल वाई स्क्वेयर डेल स्क्वेयर साई डेल जेड स्क्वेयर प्लस 8 पाई स्क्वेयर एम अपॉन एच स्क्वेयर ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। ये क्या है? दिस इज नोन एज स्क्रूडिंजर वेव इक्वेशन। ये इक्वेशन स्क्रूडिंजर ने दी थी। ये क्या करती है? This represent wave motion of m particle in 3 dimension। अगर किसी भी पार्टिकल के साथ कोई वेव नेचर एसोसिएटेड है तो उसकी एक वेव इक्वेशन होती है। वो वेव इक्वेशन क्या देती है? जो वो पार्टिकल है वो 3 डायमेंशन में, एक्स डायमेंशन, वाई डायमेंशन और जेड डायमेंशन, 3 कोऑर्डिनेट्स के अराउंड उसकी वेव कैसे प्रोपोगेट करती है, उस पार्टिकल की वेव नेचर कैसी है, कैसे प्रोपोगेट करती है, उस वेव का क्या मोशन है, वो देता है क्या? स्क्रूडिंजर वेव इक्वेशन। ठीक है, इस स्क्रूडिंजर वेव इक्वेशन के अंदर साई इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, जो वो वेव है, जो पार्टिकल के साथ वेव नेचर एसोसिएटेड है, उस वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो देता है साई। ठीक है, साई को वेव फंक्शन भी कहते हैं। ठीक है, साई को वेव फंक्शन कहते हैं यहाँ पे। और एक्स वाई जेड ये क्या है? कोऑर्डिनेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब क्या इस बात का? इस बात का मतलब है एक्स में क्या कोऑर्डिनेट मान लो 3, वाई में क्या है 4, जेड में क्या है 6, मतलब x इज इक्वल टू 3, वाई इज इक्वल टू 4 और z इज इक्वल टू 6 पे क्या प्रेजेंट है? इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन की पोजीशन देता है डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स, गिव्स
पोजीशन कोऑर्डिनेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या देगा, जो इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन वेव है उसका एक्स वाई जेड में क्या देगा, कोऑर्डिनेट्स देगा एक्स वाई जेड। जो इस इक्वेशन में एक्स वाई और जेड दिए गए हैं, ये क्या देते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दीज 3 कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, और यहां पे E इज इक्वल टू टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और V इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये V है, ये E है। ठीक है, H प्लैंक्स कांस्टेंट पता ही है आपको, और M मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये सारे की सारी स्क्रूडिंजर वेव इक्वेशन थी, जिसने क्या दिया, वेव मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन 3 डायमेंशन। ये दिया किसने, स्क्रूडिंजर वेव इक्वेशन ने। ठीक है, यहां पे एक और चीज देखने की बात है, इसको स्क्रूडिंजर वेव इक्वेशन को और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं मैं बता देता हूं, 1 मिनट। इसको रिप्रेजेंट करते हैं H psi इज इक्वल टू E psi। ये क्या है, अनदर फॉर्म ऑफ स्क्रूडिंजर वेव इक्वेशन। ये क्या है, अनदर फॉर्म ऑफ स्क्रूडिंजर वेव इक्वेशन। यहां पे H क्या है, H इज हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। ठीक है, H की वैल्यू क्या है, H की वैल्यू H कैप, H नहीं H कैप बोलते हैं इसको। H कैप की वैल्यू क्या है यहाँ पे, -8 पाई स्क्वायर M अपॉन H स्क्वायर। सॉरी, ये वैल्यू नहीं है, वैल्यू है, मैंने ये लिख दी थी, H कैप की वैल्यू है -H स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर M प्लस V। ठीक है, ये वैल्यू है H की। यहाँ पे जो ये आपको दिख रहा है, ये अलग सा यहाँ पे कुछ दिख रहा होगा आपको, ये इसको बोलते हैं लैप्लाशियन ऑपरेटर। क्या बोलते हैं, लैप्लाशियन ऑपरेटर। ठीक है, इस लैप्लाशियन ऑपरेटर की जो है वैल्यू क्या होती है, 1 सेकंड में बता रहा हूँ। लैप्लाशियन ऑपरेटर की जो वैल्यू होती है वो होती है डेल स्क्वायर डेल एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर डेल वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर डेल जेड स्क्वायर। ये वैल्यू होती है लैप्लाशियन ऑपरेटर की। ठीक है, ये सेकंड फॉर्म ऑफ स्क्रूडिंजर वेव इक्वेशन, या इसकी वैल्यू होती है ये, और लैप्लाशियन ऑपरेटर की वैल्यू होती है ये क्या है, लैप्लाशियन ऑपरेटर। ठीक है, ये सारी बातें थी स्क्रूडिंजर वेव इक्वेशन से रिलेटेड। आगे पढ़ते हैं। अब हम देखते हैं इस क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के अंदर जो हमने वेव फंक्शन पढ़ा था, साई पढ़ा था पहले भी, मैंने आपको बताया था साई। तो जो वेव फंक्शन साई है, इसको वेव फंक्शन बोलते हैं। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, साई इज इक्वल टू वेव फंक्शन। अब हम यहां देखेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ साई, साई का क्या सिग्निफिकेंस है, मतलब इससे हमें क्या मिल रहा है। साई से क्या बता, साई का मतलब क्या, मतलब साई हमें क्या वैल्यू देता है, क्या फर्क पड़ता है साई से, क्या साई की सिग्निफिकेंस है। एज सच साई डू नॉट हैव एनी फिजिकल significance, but
psi square gives the intensity of electron wave at any point। मतलब क्या हुआ इस बात का मतलब ये हुआ कि जो साई है, साई का कोई ऐसा फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता, मतलब साई इज इनसिग्निफिकेंट, साई जो वेव फंक्शन है, बट साई स्क्वायर क्या होता है, साई स्क्वायर गिव्स द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव एट एनी पॉइंट। जो इलेक्ट्रॉन के साथ वेव नेचर जुड़ा हुआ है, तो जो इलेक्ट्रॉन की जो वेव है, उस वेव की जो इंटेंसिटी है उसको कौन बताता है, साई स्क्वायर। देखा होगा आपने साउंड की वेव, लाइट की वेव, उस वेव की जो इंटेंसिटी होती है वो होती है एम्पलीट्यूड स्क्वायर। ठीक है, सबको पता है, हमने देखा पहले कि वेव जो साउंड के साथ जुड़ी हुई है या लाइट के साथ जुड़ी हुई है, उस सब की इंटेंसिटी देती है क्या, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। जैसे कि पहले बताया था साई इज इक्वल टू वेव फंक्शन इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, बताया था मैंने पिछले उसमें, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे भी साई स्क्वायर क्या देगा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव एट एनी पॉइंट। इसको इंटेंसिटी के साथ साथ क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी, ठीक है, ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन एट एनी गिवन पॉइंट। मतलब क्या हुआ इस बात का मतलब ये हुआ साई स्क्वायर इंटेंसिटी तो देता है, पर इस बात को कैसे बोला जाता है, इसको बोला जाता है कि साई स्क्वायर गिव्स प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन एट एनी गिवन पॉइंट इन स्पेस। स्पेस के अंदर कोई पॉइंट है, उस पॉइंट के ऊपर प्रोबेबिलिटी, इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की जो प्रोबेबिलिटी है उसको कौन देता है, साई स्क्वायर देता है। ठीक है, सिंपल सी बात थी। ठीक है, साई स्क्वायर तो देता है प्रोबेबिलिटी, तो साई क्या है, साई वेव फंक्शन है। जैसे कि आपको पता है न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन पाए जाने की जो संभावना है, जो इलेक्ट्रॉन पाया जाता है जहां, उस सारी स्पेस को एटॉमिक ऑर्बिटल बोलते हैं। ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक बात है गलत है, ठीक बात है। ठीक है, तो मतलब इलेक्ट्रॉन पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादातर कहाँ होती है, ऑर्बिटल के अंदर होती है। इसलिए साई को वेव फंक्शन के साथ साथ क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल वेव फंक्शन, या सिंपली एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, साई स्क्वायर देता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन एट एनी पॉइंट इन स्पेस। तो साई क्या देता है, साई क्या है, साइज वेव फंक्शन। ठीक है, साइज वेव फंक्शन जिसकी कुछ डेफिनेट वैल्यू है, ठीक है, जो स्ट्रोडिंगर वेव इक्वेशन में हमने देखी थी। ठीक है, तो साई क्या देता है, साई स्क्वायर तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन एट एनी गिवन पॉइंट, और साई सिर्फ अकेला साई, फिजिकल सिग्निफिकेंस साई की कुछ नहीं है, बट साई क्या है, वेव फंक्शन। तो जैसे ही आपको पता है प्रोबेबिलिटी क्या होगी इलेक्ट्रॉन पाए जाने की, ऑर्बिटल के अंदर ही होगी। ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी उसके ऑर्बिटल के अंदर ही होगी। इसलिए साई को वेव फंक्शन के साथ साथ ऑर्बिटल वेव फंक्शन भी कहा जाता है, जिसका मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल है। ठीक है, आगे देखते हैं कंसेप्ट ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। जो बोहर मॉडल था उसने क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉन स्पिन कर रहे हैं किसी भी न्यूक्लियस के अराउंड फिक्स्ड ऑर्बिट्स में। ठीक है, ऐसे पता है, ये मैंने बता दी थी बात। ठीक है, पर उसके बाद आया हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के हिसाब से देयर इज एन अनसर्टेनिटी इन डिटरमाइनिंग पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ये बात किसने बताई, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने बताई कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को फाइंड करने में और मोमेंटम को फाइंड करने में एक साथ क्या है, अनसर्टेनिटी है। तो जहां कहीं भी जैसे अनसर्टेनिटी आई तो वहां पे क्या यूज होता है वर्ड, वहां वर्ड होता है प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ क्या वर्ड यूज हुआ, यहाँ वर्ड यूज हुआ प्रोबेबिलिटी। मतलब सर्टेनिटी तो है नहीं कि यहाँ पे है इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे, कोई सर्टेनिटी नहीं है इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है। ठीक है, तो उस सर्टेनिटी को, अनसर्टेनिटी को एक्सप्लेन करने के लिए क्या शब्द दिया गया, शब्द दिया गया प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी क्या है, एज हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल says that there is uncertainty
इन डिटरमाइनिंग position and momentum. Therefore, probability of finding an electron is determined. इसलिए क्या डिटरमाइन किया जाता है? जैसे कि उसकी पोजीशन और मोमेंटम एग्जैक्टली तो बताई जा नहीं सकती, इसीलिए क्या डिटरमाइन करते हैं हम? प्रोबेबिलिटी डिटरमाइन करते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है, चांस क्या है उस इलेक्ट्रॉन का वहां पाए जाने का चांस क्या है, ठीक है। अब इसको ऐसे समझो, न्यूक्लियस है, ठीक है, इस न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो सकता है, ठीक है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कभी यहाँ हो गया, कभी यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, कहीं भी हो सकता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी हर जगह है, और इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी हर जगह कैसे निकाली गई थी? स्क्रूडिंजर वेव इक्वेशन। स्क्रूडिंजर वेव इक्वेशन में आप क्या डाल दो? एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स डाल दो इलेक्ट्रॉन के, तो क्या आ जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग साई स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, साई आ जाएगा, साई स्क्वायर। तो उससे क्या आ जाता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस के अराउंड पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। इसको ऐसे समझो जैसे कि एक बी हाइव है, बी हाइव का मतलब भेड़ों का छत्ता है, उस छत्ते के अराउंड बी है, मतलब जो भेड़ है वो कैसे आ सकती है? यहाँ भी पाई जा सकती है, कभी यहाँ आ गई, कभी यहाँ आ गई, कभी यहाँ आ गई, कभी यहाँ आ गई, कभी तो उसकी प्रोबेबिलिटी तो हर जगह है, यहाँ भी पाई जा सकती है वो, यहाँ भी, यहाँ भी, हर जगह पाई जा सकती है वो, ठीक है। तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन कहीं भी पाया जा सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी हर जगह है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज डिटरमाइंड। हम क्या निकाल रहे हैं? प्रोबेबिलिटी उस इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस के अराउंड कहाँ पाया जा सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी हमने निकाली स्क्रूडिंजर वेव इक्वेशन से। साई स्क्वायर होती है प्रोबेबिलिटी, वो हमने निकाल ली स्क्रूडिंजर वेव इक्वेशन से, ठीक है। अब हमने क्या देखा कि न्यूक्लियस से काफी दूर तक, फार अवे फ्रॉम न्यूक्लियस, प्रोबेबिलिटी इज स्टिल फाइनाइट। मतलब क्या है? जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस से काफी दूर तक, मतलब यहां काफी दूर तक, इस न्यूक्लियस से काफी दूर तक क्या है? इलेक्ट्रॉन पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो फाइनाइट है, मतलब कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी है। ये जो प्रोबेबिलिटी है ये जीरो हो जाएगी। प्रोबेबिलिटी अप्रोचेस जीरो ओनली एट इन्फिनिटी। सिर्फ इन्फिनिटी पे प्रोबेबिलिटी जीरो होती है, पर बहुत दूर तक ही प्रोबेबिलिटी पाई जा सकती है, फाइनाइट है, कुछ ना कुछ वैल्यू है इस प्रोबेबिलिटी की। मतलब क्या है? न्यूक्लियस से काफी दूर तक भी इलेक्ट्रॉन पाए जाने के चांसेस हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी है कि वो काफी दूर तक पाई जा सकती है, ठीक है। पर ऐसे तो नहीं बोले भाई ये रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे हम, ठीक है, ये कैसे रिप्रेजेंट करें फिर इलेक्ट्रॉन को, न्यूक्लियस को? तो उन्होंने क्या किया? एक बाउंड्री बना दी। क्या किया? बाउंड्री बना दी, बाउंड्री, ठीक है। ये बाउंड्री क्या करती? इस बाउंड्री, उन्होंने वहां बाउंड्री बनाई। उन्होंने क्या किया? जो बाउंड्री बनाई वो बाउंड्री वहां बनाई जहां पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, ठीक है। अ बाउंड्री वाज ड्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इन द स्पेस इन विच द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने बताया कि इस बाउंड्री के अंदर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो इस बाउंड्री के अंदर सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। ये उन्होंने देखा, तो उन्होंने ये चीज़ बताई कि दिस बाउंड्री रीजन इन विच प्रोबेबिलिटी ऑफ finding an electron is maximum is called, इसको क्या बोला उसने? एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है। उसने फिर ये बात बताई कि ऐसा रीजन न्यूक्लियस के अराउंड, वो रीजन जहां पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा है, उस रीजन को एटॉमिक ऑर्बिटल बोलते हैं, ठीक है। उन्होंने एटॉमिक ऑर्बिटल को वो स्पेस डिफाइन किया, एटॉमिक ऑर्बिटल इज दैट 3D स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस इन विच द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, ठीक है। ये बात उन्होंने
श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में ये बात उन्होंने डिटरमाइन की और ये बात बताई। ठीक है, समझ में आ गई ये बात? इसमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ देना, मैं बता दूंगा। पर ये सारी की सारी बातें क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के थ्रू ही डिटरमाइन हो सकी। ठीक है, क्वांटम नंबर क्या है, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं क्वांटम नंबर की। दीज आर सेट ऑफ 4 numbers which gives us a complete information about an electron। क्वांटम नंबर क्या है? दीज आर सेट ऑफ 4 numbers which gives us a complete information about an electron in an atom। एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उस इलेक्ट्रॉन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन अगर हमें पता लगानी है तो हमें 4 क्वांटम नंबर्स का पता होना चाहिए। वो 4 क्वांटम नंबर हमें क्या बता देंगे कि उस इलेक्ट्रॉन को एटम में कैसे आइडेंटिफाई किया जाए। ठीक है, इन एन एटम दैट इज दे टेल अस एनर्जी, ठीक है, शेप, साइज, ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। ये सब कुछ अगर एक इलेक्ट्रॉन की हम कहें, जैसे अपना आधार कार्ड होता है, ह्यूमंस का आधार कार्ड है, वही उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन बता सकता है। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन के क्वांटम नंबर्स हैं। या अगर एक इलेक्ट्रॉन के 4 क्वांटम नंबर हमें पता है तो हमें पता है कि उस इलेक्ट्रॉन का शेप, साइज, एनर्जी, ओरिएंटेशन स्पेस में कैसा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की पहचान क्या है? उसके क्वांटम नंबर। अब ये क्वांटम नंबर्स भी 4 क्वांटम नंबर है बताया। जैसे क्वांटम नंबर्स के प्रकार क्या हैं? ये है नंबर 1 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, नंबर 2 एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसको एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी कहते हैं। ठीक है, नंबर 3 मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और नंबर 4 स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, ये 4 तरीके के क्वांटम नंबर, 4 सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स हैं जो कि एक इलेक्ट्रॉन की पहचान है। ठीक है, अब हम इन क्वांटम नंबर्स को एक एक करके पढ़ते हैं कि इनका मतलब क्या हो रही है, क्या देते हैं। ठीक है, नंबर फर्स्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको रिप्रेजेंट करते हैं n से। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इट गिव्स द शेल और एनर्जी लेवल ऑक्यूपाइड बाय एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n क्या देता है? एनर्जी लेवल ऑक्यूपाइड बाय एन इलेक्ट्रॉन। इट गिव्स द शेल और एनर्जी लेवल। हर एक इलेक्ट्रॉन किसी ना किसी एनर्जी लेवल के अंदर होता है, बोहर मॉडल में पढ़ी थी ये बात। तो जो एनर्जी लेवल इट गिव्स, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन कौन से एनर्जी लेवल के अंदर प्रेजेंट है, मतलब कौन से शेल के अंदर प्रेजेंट है, कौन से एनर्जी लेवल के अंदर प्रेजेंट है, बताता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इट्स वैल्यू कैन बी n इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4
एंड सो ऑन। इसकी वैल्यू 1 से लेके इन बहुत सारी हो सकती हैं, ठीक है, बट कैन नॉट बी जीरो, वैल्यू n कैन नॉट बी जीरो, जीरो के अलावा 1 से आगे इसकी सारी वैल्यूज हो सकती हैं, ठीक है। कोरस्पॉन्डिंग टू वैल्यू ऑफ n, इसको कुछ कहते हैं 1 2 3 4, क्या कहते हैं, k l m n o p एंड सो ऑन, ठीक है। n इज इक्वल टू 1 को k कहते हैं, n इज इक्वल टू 2 को l, 3 ऐसे, ठीक है। कोरस्पॉन्डिंग इनको बोला जाता है k l m n o p। जैसे 1 2 जैसे पढ़ा था ना हमने, k सब k शेल, l शेल, m शेल, मतलब ये शेल के नाम है, k l m n o p, n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7, इसके हिसाब से। अब ऑर्डर ऑफ एनर्जी क्या होगा, सबसे कम k की, फिर l की, फिर m की, फिर n की, o की, p की। ये क्या है, ऑर्डर ऑफ एनर्जी, मतलब n ज़्यादा एनर्जी उतनी ही ज़्यादा, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n का सिग्निफिकेंस क्या है, यहाँ हल्का सा बता देता हूँ मैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का सिग्निफिकेंस ये है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर गिव्स एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है, उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n से पता चल जाती है, जिसकी वैल्यू होती है 2 पाई स्क्वायर m अपॉन n स्क्वायर h स्क्वायर, ठीक है। 2 पाई स्क्वायर m, यहाँ इसके साथ होता है कुछ, 2 पाई स्क्वायर m e 4 n स्क्वायर h स्क्वायर, ये वैल्यू है, ठीक है। जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है वो देता है गिव्स एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम, जिसका फॉर्मूला ये है, ठीक है। ये देता है अगर एक इलेक्ट्रॉन है किसी भी हाइड्रोजन एटम एंड हाइड्रोजन एटम लाइक स्पीसीज, अगर एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो उसकी जो एनर्जी है वो दी जाती सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n से। इट गिव्स एन एस्टिमेट ऑफ एनर्जी इन मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जहाँ कहीं भी होंगे वहाँ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सिर्फ थोड़ा सा एस्टिमेट दे सकता है एनर्जी का, क्योंकि वहाँ पे एनर्जी एजीमुथल क्वांटम नंबर पे भी डिपेंड करती है, आगे बताएंगे कैसे, ठीक है। बट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हाइड्रोजन एटम के लिए तो अकेले ही डिपेंडेंट होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसका, एनर्जी में सहयोग का। मतलब एनर्जी अगर प्रिंसिपल इलेक्ट्रॉन की देखनी हो हाइड्रोजन एटम में, तो उसके लिए सिर्फ हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n ही देखना होगा, ठीक है। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल या एनर्जी लेवल इज इक्वल टू 2n स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद रख लेना, ठीक है। किसी भी शेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2n स्क्वायर के बराबर होते हैं हम, ठीक है। एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है। सेकंड नंबर पे देखेंगे एजीमुथल क्वांटम नंबर। इसको और क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। ये क्या है, एजीमुथल क्वांटम नंबर या एंगुलर मोमेंटम, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है L से, ठीक है। एजीमुथल क्वांटम नंबर एंगुलर मोमेंटम L से, ठीक है। इट गिव्स द सबशेल ऑक्यूपाइड बाय एन इलेक्ट्रॉन इन अ पार्टिकुलर शेल। मतलब एक पार्टिकुलर शेल है, n की वैल्यू है, मान लो n की वैल्यू 2 है, ठीक है, n2, ठीक है। सेकंड शेल के अंदर कितने सब शेल हैं वो देता है एजीमुथल क्वांटम नंबर L, ठीक है। मान लो ये सिर्फ एजीमुथल क्वांटम नंबर है, ये कंसेप्ट सिर्फ मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के अंदर है, हाइड्रोजन एटम के अंदर इसका कोई योगदान नहीं है, मतलब इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं माना जाता, ठीक है। मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, मान लो एक एटम के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है, वो 4 के 4 इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 2 के अंदर प्रेजेंट है। समझना इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है।
वो चारों के चारों इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 2 के अंदर प्रेजेंट हैं 4 इलेक्ट्रॉन। तो जब स्पेक्ट्रा देखी गई इसकी जो एटमिक स्पेक्ट्रा जो थी, जो स्पेक्ट्रा देखी गई उसमें पता चला इन चारों इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सेम नहीं है। ठीक है, चारों इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 2 में प्रेजेंट है, इनकी एनर्जी सेम नहीं है। फिर बाद में यह पता चला कि ये चारों इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट तो हैं सेकंड शेल में ही, n इज इक्वल टू 2 में ही, बट ऑक्यूपाई डिफरेंट सब शेल्स। ये चारों इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ऑक्यूपाई डिफरेंट सब शेल, मतलब एक शेल, एक एनर्जी लेवल के अंदर डिफरेंट सब शेल्स हैं। ठीक है, इन वन एनर्जी लेवल देयर आर प्रेजेंट मैनी अदर सब एनर्जी लेवल। एक एनर्जी लेवल के अंदर मैनी सब एनर्जी लेवल्स, मतलब एक शेल के अंदर सब शेल्स होते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट तो n इज इक्वल टू 2 के अंदर ही है, सेकंड शेल के अंदर ही है, बट अलग एनर्जी लेवल्स ऑक्यूपाई कर, अलग सब एनर्जी लेवल्स ऑक्यूपाई करते हैं। एनर्जी लेवल तो n इज इक्वल टू 2 ही है, बट जो उनका सब एनर्जी लेवल है वो बदल गया, इसलिए उनकी एनर्जी बदल गई। सारी बातें स्पेक्ट्रा से नोट डाउन की जाती हैं। जैसे स्पेक्ट्रा एक लाइन दे रही है, एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन है, एक लाइन दे रही है, पर वो लाइन स्प्लिट हो रही है इनटू डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस। तो उन्होंने क्या सोचा कि भाई अगर ये डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस दे रही हैं, ग्रुप ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, एक स्पेक्ट्रल लाइन से छोटी छोटी और स्पेक्ट्रल लाइंस ग्रुप आ गया वहाँ पे, एक की बजाय छोटे छोटे सेपरेशंस पे और लाइंस आ गई। तो इससे क्या पता चला कि इलेक्ट्रॉन्स हैं तो एक ही शेल में, बट उनके सब शेल बदल गए। मतलब एनर्जी लेवल तो वही है, बट सब एनर्जी लेवल क्या हो गया, चेंज हो गया, जिसको कौन बताता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर L बताता है। ठीक है, इसको एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन अलग सब शेल में होगा, जब इलेक्ट्रॉन अलग सब शेल में होगा, उसका एंगुलर मोमेंटम भी चेंज होगा। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम भी चेंज होगा जब इलेक्ट्रॉन अलग सब शेल के अंदर होगा। ठीक है, इस एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू भी बता देता हूं, बाद में बतानी थी वैसे तो, पर एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू रूट L प्लस 1 H अपॉन 2 पाई। ये एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला, L इज इक्वल टू एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, L इज इक्वल टू एजीमुथल, ये एंगुलर मोमेंटम, इलेक्ट्रॉन सब शेल के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, उस इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है ये डिपेंडेंट होता है L पे, और इसका फॉर्मूला है रूट L प्लस 1 H अपॉन 2 पाई। ठीक है, ये सिग्निफिकेंस ही है, एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या दे देता है, एंगुलर मोमेंटम दे रहा है। अब एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगी देखते हैं। एजीमुथल क्वांटम नंबर कैन हैव वैल्यू फ्रॉम 0 to n-1। एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 से लेके n-1 तक हो सकती है किसी भी n की वैल्यू के लिए। सपोज n इज इक्वल टू 2, n की वैल्यू 2 है, सेकेंड शेल है। ठीक है, फॉर n इज इक्वल टू 2, L क्या हो सकता है, 0 से लेके n-1 1। L की वैल्यू दो n की वैल्यू हो सकती हैं। n इज इक्वल टू 2 के लिए L की वैल्यू 2 हो सकती हैं, 0 और 1, मतलब 0 से लेके n-1। अब देखो n इज इक्वल टू 4, तो L की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 1 2 3, 0 से लेके n-1 3 तक। ठीक है, ये हो सकती हैं L की वैल्यूज। ठीक है, सिंपल सी बात है, n इज इक्वल 0 से लेके n-1 तक, तो n इज इक्वल टू 2,
सेकंड सब शेल के अंदर कितने, सॉरी सेकंड शेल के अंदर कितने सब शेल हैं? 2। फोर्थ शेल के अंदर कितने सब शेल हैं? 4। ठीक है, ये क्या है? शेल, ये है सब शेल। तो सेकंड सब शेल के अंदर 2, सेकंड शेल के अंदर 2 सब शेल, फोर्थ शेल के अंदर 4 सब शेल। ठीक है, ये सारी वैल्यू एल के द्वारा दी गई है। अब फॉर अ वैल्यू ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर सिंबल दिए जाते हैं। ठीक है, क्या सिंबल दिए गए? L इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, L की वैल्यू अगर 0 है, इसको कहते हैं S सब शेल। L इज इक्वल टू 1, इसको कहते हैं P सब शेल। L इज इक्वल टू 2, इसको कहते हैं D सब शेल। L इज इक्वल टू 3, इसको कहते हैं F सब शेल। L इज इक्वल टू 4, इसको कहते हैं G सब शेल। ठीक है, हर एक सब शेल, हर एक वैल्यू ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर को सिंबल किसी लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे L इज इक्वल टू 0 S सब शेल, L इज इक्वल टू 1 P सब शेल, 2 D सब शेल, 3 F सब शेल, 4 G सब शेल। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, अब यहाँ पे 2 फॉर्मूले हैं जो सिंपल से फॉर्मूले हैं, बाद ही बताते हैं। चलो इन फॉर्मूलों को भी, पहले अगले दोनों क्वांटम नंबर्स को डिस्कस कर लेते हैं। क्या है? थर्ड नंबर का जो क्वांटम नंबर है वो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर n। ये जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है ये क्या बताता है? इट गिव्स, पहले बेसिक सी बात बताता हूं इसके बारे में। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर गिव्स द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन एनी सब शेल। ठीक है, इट गिव्स द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन एनी सब शेल। एक सब शेल के अंदर, किसी भी सब शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं वो बताता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसकी वैल्यू क्या हो सकती है? वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m कैन बी फ्रॉम -L टू +L। समझ रहे हो? 0 भी, m की वैल्यू -L से लेके +L तक हो सकती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल सपोज करो हमने लिया सेकंड सब, मतलब L की वैल्यू ले ली हमने 2। ठीक है, 2 फॉर L इज इक्वल टू 2, क्या सिंबल क्या था अभी पहले? क्या था? D सब शेल। L इज इक्वल टू मतलब D सब शेल। D सब शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होंगे? -L से लेके +L तक। ठीक है, m की वैल्यू, -L की वैल्यू कितनी है? -2 से लेके +2 तक, -2 से लेके +2 तक, -2, -1, 0, +1 और +2। कोई समस्या? इसमें कोई समस्या नहीं। d ऑर्बिटल है, जो d ऑर्बिटल L इज इक्वल टू 2 D सब शेल, सॉरी D सब शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल हो सकते हैं? m की वैल्यू क्या हो सकती है? D सब शेल के अंदर -L से लेके +L तक हो सकती है m की वैल्यू, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू। ठीक है, क्या हो सकती है? -2, -1, 0, +1, +2। ये सारे क्या हैं? ऑर्बिटल्स हैं। दीज ऑल आर ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन D सब शेल। D सब शेल के अंदर m की वैल्यू -L से लेके +L तक हो सकती है, परंतु जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल है उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा? कितने ऑर्बिटल हैं गिनो? DL इज इक्वल टू 2, D सब शेल ऑर्बिटल कितने हैं? m की वैल्यू -L से लेके +L तक है। ठीक है, -L से लेके +L तक है। ठीक है, तो कितने ऑर्बिटल हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 5 ऑर्बिटल हैं। D सब शेल के अंदर 5 ऑर्बिटल हैं जिनमें m की वैल्यू है -2, -1, 0, +1 एंड +2। ठीक है, तो यहां से फॉर्मूला आ जाएगा
नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ सबशेल इज इक्वल टू 2l+1। सिंपल सी बात है, 2l+1, मान लो l की वैल्यू 2, 2l+1 क्या हो गया, 2 × 2 4+1 5 ऑर्बिटल्स। मतलब है कि नहीं, डी सबशेल के अंदर कितने ऑर्बिटल हैं, 5 ऑर्बिटल। कैसे आया, 2l+1 से। ठीक है, और इनकी m की वैल्यू क्या है, -l से लेके +l तक। यहाँ तक बात क्लियर है? कुछ भी दिक्कत हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर देना, मैं इसका पूरा का पूरा और दोबारा से बता दूंगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई, l की वैल्यू, d की, ठीक है, m की वैल्यू ये हो जाती है। ठीक है, यहाँ से एक और फॉर्मूला लिख लेते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सबशेल 2l+1, ये भी फॉर्मूला है, इसे भी देख लेना। ठीक है, ऐसा क्यों, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स 2l+1 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 × नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। क्यों, क्योंकि एक ऑर्बिटल के अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ये बात शायद मैंने नहीं बताई, बट इन एनी ऑर्बिटल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन बी केप्ट। किसी भी एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं आ सकते। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सबशेल का फॉर्मूला आएगा 2 × 2l+1। ठीक है, यहां तक बात क्या क्लियर है? ठीक है, अब हमने ये तो देख लिया कि एक सबशेल के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं। अब उन ऑर्बिटल्स को भी कुछ स्पेसिफिक सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अब देखो L = 1, कौन सा सबशेल है, P सबशेल, वेरी सिंपल। ठीक है, L = 1, P सबशेल। M की वैल्यू क्या हुई, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू हुई -1 0 +1। 3 वैल्यूज है, 3 वैल्यूज है मतलब 3 ऑर्बिटल्स। तीन ऑर्बिटल, -1 0 +1, 3 ऑर्बिटल है। अब ये p सबशेल है, तो इन ऑर्बिटल्स को क्या बोलेंगे, इन ऑर्बिटल्स को बोलते हैं दिस इज px ऑर्बिटल, दिस इज py ऑर्बिटल एंड दिस इज pz ऑर्बिटल। इन ऑर्बिटल्स का भी नाम दे दिया, px ऑर्बिटल ये वाला, pz py। ये py pz px किसी भी इनका कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है, मतलब इसमें कोई भी हो सकता है। ठीक है, m की किसी भी वैल्यू को px py pz कहा जा सकता है, तो मतलब इन ऑर्बिटल का भी नाम रख दिया px pz py। ऐसे ही इन द सेम वे इफ l = 2, अभी बता था d सबशेल। ठीक है, d सबशेल के लिए m की वैल्यू क्या हो सकती है, -2 -1 0 +1 एंड +2। 5 ऑर्बिटल हैं, तो 5 ऑर्बिटल के लिए क्या नाम होगा, 1 2 3 4 5। ठीक है, इनका क्या नाम होगा, इनका नाम होगा dxy dyz dz² x² - y² एंड dzx। -2 -1 0 +1 एंड +2। ठीक है, ये अलग अलग रिप्रेजेंट करते हैं ऑर्बिटल्स को। ठीक है, dz² ऑर्बिटल, dx² - y² dzx, ये सारे क्या हैं, ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, अब इनको, इनकी शेप क्या होती है ऑर्बिटल्स की, ये आगे पढ़ेंगे कि ठीक है, कि क्या शेप है इनकी, क्या ओरिएंटेशन है स्पेस के अंदर ऑर्बिटल्स की, ये सारी आगे पढ़ेंगे। इससे पहले एक चौथा क्वांटम नंबर रह गया, पहले वो बता देते हैं, फिर इन सबको डिटेल में पढ़ेंगे हम। चौथा क्वांटम नंबर है स्पिन क्वांटम नंबर। इसको रिप्रेजेंट, इसका जो रिप्रेजेंट करते हैं वो ms से करते हैं।
स्पिन क्वांटम नंबर क्या होता है? स्पिन क्वांटम नंबर जो होता है वो, जैसे एक दो इलेक्ट्रॉन है, ये ऑर्बिटल लगा लो आप इसको, ऑर्बिटल, इस ऑर्बिटल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो स्पिन क्वांटम नंबर क्या कहता है? वो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन का स्पिन जो है वो अपोजिट होगा। अपोजिट कैसे होगा? एक का ये, एक का ये। कहने का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिटल के अंदर है, तो वो इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, ठीक है। ये मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस पे ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है। मान लो दो इलेक्ट्रॉन है, अगर एक इलेक्ट्रॉन कैसे रोटेट कर सकता है? क्लॉकवाइज भी रोटेट कर सकता है और एंटी क्लॉकवाइज भी रोटेट कर सकता है। दोनों तरीके हैं। इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस पे क्लॉकवाइज भी रोटेट कर सकता है और एंटी क्लॉकवाइज भी रोटेट कर सकता है। दोनों तरीके हैं उस इलेक्ट्रॉन को रोटेट करने के। अब इलेक्ट्रॉन क्या है? एक चार्ज पार्टिकल। जब एक चार्ज पार्टिकल अपने एक्सिस पर रोटेट करेगा तो कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, हाँ या ना? ठीक है। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन रोटेट करेगा कोई मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। अब मान लो दो इलेक्ट्रॉन है, अब क्या कहते हैं कि दोनों इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में स्पिन कर रहे हैं। स्पिन का मतलब एक इलेक्ट्रॉन ऐसे है, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे है, दो इलेक्ट्रॉन है एक ऑर्बिटल के अंदर। कहते हैं कि भाई एक ऑर्बिटल, एक इलेक्ट्रॉन सॉरी, इस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है और एक इस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है अपने एक्सिस पे, ठीक है। अगर एक एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा एक क्लॉकवाइज, तो उनका जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा उनकी रोटेशन की वजह से, उसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी। समझ में आ रही है बात? बिल्कुल ध्यान से सुनना। जब एक इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है, मान लो क्लॉकवाइज वाले ने, अगर जो क्लॉकवाइज जा रहा है उसने नीचे की तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया, तो जो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है वो ऊपर की तरफ करेगा। अगर डायरेक्शन ऑफ रोटेशन बदल जाती है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बदल जाती है। एक क्लॉकवाइज कर रहा है, एक एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है, तो दोनों के जो मैग्नेटिक फील्ड्स हैं जो जनरेट किए वो एक दूसरे को कैंसिल कर जाएंगे। ठीक बात है या गलत है? ठीक है। अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं तो उन दोनों के जो मैग्नेटिक फील्ड हैं वो क्या करेंगे? एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जाएंगे, ठीक है। इनके रोटेशन को क्या कहते हैं? स्पिन। अगर एक ऐसे स्पिन कर रहा है तो दूसरा कैसे करेगा? ऐसे। इफ स्पिन ऑफ वन इज +1/2 अदर इज -1/2, इसी को स्पिन क्वांटम नंबर कहते हैं। अगर एक का स्पिन क्वांटम नंबर +½ है, दूसरे का -½ है, तो मतलब क्या है? एक क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है और एक क्या कर रहा है? एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। समझ रहे हो इस बात को? ठीक है। ms क्या है? स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर एक का +½ एक का -½ एक क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, एक एंटी क्लॉकवाइज। एक मैग्नेटिक फील्ड मान लो ऊपर की दिशा में बना रहा है, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड नीचे की दिशा में बना रहा है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं जिससे नेट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 हो रही है, ठीक है। इनको रिप्रेजेंट करते हैं इन एरोज से, जैसे एक ऐसे दूसरा ऐसे, ठीक है। ये क्या है? डायरेक्शन ऑफ स्पिन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? ms। ms गिव्स डायरेक्ट स्पिन क्वांटम नंबर गिव्स द स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन ऑर्बिटल, ठीक है। ms जो स्पिन क्वांटम नंबर है, इट गिव्स द स्पिन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन ऑर्बिटल। स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट देता है कौन? ms, ठीक है। +½ -½ अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? जैसे कोई भी मटेरियल है वो डायामैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक मतलब जो मैग्नेट को अट्रैक्ट करे, डायामैग्नेटिक जो मैग्नेट को रिपेल करे। ये कैसे पता चलता है? अगर किसी भी मेटल कह लो या किसी भी एलिमेंट या किसी भी चीज़ के अंदर अगर हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स होंगे, मतलब ऑर्बिटल हाफ फील्ड होंगे, तो क्या होगा? अगर हाफ फील्ड मतलब अगर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है ऑर्बिटल के अंदर, तो वो चाहे ऊपर की तरफ स्पिन करे चाहे नीचे की तरफ, मतलब चाहे वो क्लॉकवाइज स्पिन करे चाहे वो एंटी क्लॉकवाइज करे, एक दिशा में तो उसका मैग्नेटिक फील्ड बने ही बनेगा, या ऊपर की दिशा में बन गया मैग्नेटिक फील्ड या नीचे की में। पर उसको कैंसल आउट करने के लिए कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ही नहीं, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कुछ ना कुछ हो जाता है। नेट मैग्नेटिक फील्ड कुछ ना कुछ हो जाता है, ठीक है। अगर दो इलेक्ट्रॉन होते तो वो एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल कर देते, पर अगर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है तो उसका कुछ नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा।
इसीलिए देखा जाता है कि जिस भी एलिमेंट या चीज़ के अंदर हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं तो उसके अंदर कुछ ना कुछ नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा ही होगा। और अगर हाफ फील्ड की जगह फुल फील्ड, अगर एक भी हाफ फील्ड ऑर्बिटल है ही नहीं तो वो क्या होता है, वो डायमैग्नेटिक कैटेगरी में आ जाता है। मतलब वो क्या करेगा, मैग्नेट को रिपेल करेगा, मतलब वो कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं बना रहा, उसका नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो है। अगर फुल फील्ड, उसके अंदर सिर्फ फुल फील्ड ऑर्बिटल्स हैं तो उसका नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा और वो क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक। और अगर उसके अंदर हाफ फील्ड स्टेट है, मतलब हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हैं जिसके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, तो उसका कुछ ना कुछ नेट मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा और वो क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक कैटेगरी में आ जाएगा। ये जो सिग्निफिकेंस था ये है स्पिन क्वांटम नंबर का सिग्निफिकेंस, जो ms से रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस हाफ और माइनस हाफ। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। आगे एक बात और बतानी रहेगी उसमें, मैग्नेटिक मोमेंट, जो थर्ड मैग्नेटिक हमने क्वांटम नंबर पढ़ा था, जो क्या नाम था उसका, मैग्नेटिक मोमेंट क्वांटम नंबर। इस मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के अंदर हमने एक बात देखी थी, जो जैसे कि हमने देखा n इज इक्वल टू 2 है मान लो, ठीक है, और l इज इक्वल टू 1, कौन सा ऑर्बिटल हो गया ये, 2p सबशेल। ठीक है, n इज इक्वल टू 2, l इज इक्वल टू 1, ये 2p सबशेल हो गया या नहीं हो गया। ठीक है, इस 2p सबशेल के अंदर कितने ऑर्बिटल होंगे, वही -1 0 +1, सिंपल सी बात है। अब दीज ऑर्बिटल्स आर डीजेनरेट, ये पीछे बतानी रह गई थी बात, दीज ऑर्बिटल्स आर डीजेनरेट। डीजेनरेट नया शब्द सुना होगा, डीजेनरेट। डीजेनरेट का मतलब क्या होता है, इन तीनों की एनर्जी बराबर है, इन तीनों की एनर्जी क्या है, बराबर है। दीज आर डीजेनरेट। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 2, कौन सा हो गया, 3d सबशेल हो गया। ठीक है, 3d सबशेल हो गया। 3d सबशेल के अंदर कितने ऑर्बिटल हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, कौन से -2 -1 0 +1 एंड +2। ठीक है, 5 ऑर्बिटल हैं। ये भी पांचों ऑर्बिटल आर डीजेनरेट, दीज ऑर्बिटल्स आर ऑल्सो डीजेनरेट। डीजेनरेट का मतलब होता है एनर्जी इज इक्वल, डीजेनरेसी का मतलब है एनर्जी इक्वल होना। डीजेनरेट, ये ऑर्बिटल डीजेनरेट है, इस बात का क्या मतलब है कि इन ऑर्बिटल की जो एनर्जी है वो बराबर है। कब तक, इसमें भी एक बात है, कब तक ये एनर्जी कब तक इक्वल है, द एनर्जी ऑफ दीज ऑर्बिटल्स आर इक्वल until when, till an external magnetic field is applied। जब तक एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं होता तब तक इनकी एनर्जी इक्वल है। जैसे ही हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के लगते ही इनकी डीजेनरेसी जो है वो ब्रेक हो जाएगी। डीजेनरेसी ब्रेक होने का मतलब इनकी एनर्जी इक्वल नहीं रहेगी, कुछ फर्क आना शुरू हो जाएगा एनर्जी के अंदर। ठीक है, जैसे ही एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा इनकी डीजेनरेसी ब्रेक हो जाएगी। और इसको क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लगाने से डीजेनरेसी ब्रेक होने को ज़ीमैन इफेक्ट कहते हैं, पहले बताया था। ठीक है, ज़ीमैन इफेक्ट, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज नोन एज ज़ीमैन इफेक्ट। ठीक है, ये ज़ीमैन इफेक्ट का ही वो है। ठीक है, थैंक यू बच्चों, आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। ठीक है, कुछ भी डाउट हो, कुछ भी क्वेरी हो, आप नीचे कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आगे और भी बहुत सारी वीडियोज़ आएंगी इससे रिलेटेड। कुछ भी क्वेरी हो नीचे करें। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।